सेक्शन 3 क्लॉज 2 एक्सप्लेनेशन नंबर 3 कहता है लैंड मेंशन इन सेक्शन 132 ऑफ द यूपी जमींदारी अबॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950, यानी कि ऐसी भूमि जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के सेक्शन 132 यानी कि 132 में रखा गया है, उस पर भी वो उस प्रकार की भूमि को भी चकबंदी के प्रयोजन से बाहर रखा गया है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है कि सच कॉम्पैक्ट एरियाज एज आर नॉर्मली सब्जेक्ट टू प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग। सेक्शन 3 क्लॉज 2 का एक्सप्लेनेशन नंबर 4 कहता है कि ऐसे एरिया जो बहुत लंबे समय तक जलमग्न हैं, जल प्लावित हैं, उन पर भी चकबंदी की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 कहता है कि ऊसर, कल्लर एंड रिहाला प्लॉट्स फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट एरिया इंक्लूडिंग कल्टिवेटेड लैंड विदिन सच एरिया। ऊसर, कल्लर तथा रिहाला के गाटों से बना कोई संग्रहित क्षेत्र जिसमें उक्त क्षेत्र के अंदर की कोई कृषि भूमि हो, उस पर भी चकबंदी नहीं की जा सकेगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 कहता है सच अदर एरियाज आर द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन में बी डिक्लेयर्ड टू बी अनसुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। स्पष्टीकरण नंबर 6 कहता है कि पान, गुलाब, बेला, चमेली, केवड़ा उपजाने के लिए प्रयुक्त भूमि तथा ऐसे अन्य भूमि क्षेत्र जिन्हें चकबंदी सहायक संचालन चकबंदी के प्रयोजन के लिए अनुपयुक्त प्रख्यापित करे, ऐसी भूमि पर भी चकबंदी नहीं की जाएगी। स्टूडेंट, इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त 6 प्रकार के जोत के अतिरिक्त अन्य सभी जोतदारों पर चकबंदी की प्रक्रिया लागू होगी। आगे हम लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग देखेंगे कि चकबंदी क्षेत्र किसे कहते हैं और सेक्शन 3 में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। चकबंदी क्षेत्र यानी कि सेक्शन 3 क्लॉज 2A में कंसोलिडेशन एरिया को डिफाइन किया गया है और ये कंसोलिडेशन एरिया कहता है कि कंसोलिडेशन एरिया मीन्स the area in respect of which notification under section 4 has been issued except such position thereof to which the provisions of the UP Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950 or any other law by which Zamindari system has been abolished do not अप्लाई। चकबंदी क्षेत्र को परिभाषित करते हुए सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि चकबंदी क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके लिए धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, किंतु इसमें वे भाग सम्मिलित नहीं होंगे जिन पर 1950 की जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या किसी अन्य विधि जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली समाप्त कर दी गई हो के उपबंध लागू ना हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेक्शन 3 क्लॉज 2A में कंसोलिडेशन एरिया यानी कि चकबंदी क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसी भूमि जिसको कि जो है धारा 4 के अंतर्गत विज्ञप्ति जारी करके यह कहा जा चुका है कि इसमें वे कोई भी भाग ऐसे नहीं सम्मिलित होंगे जिन पर 1950 के जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम या किसी अन्य विधि
जिसके द्वारा जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है के उपबंध लागू ना हो। सेक्शन 2A में कंसोलिडेशन कमेटी को परिभाषित किया गया है और यह धारा कंसोलिडेशन कमेटी को परिभाषित करते हुए कहती है कि कंसोलिडेशन कमेटी मीन्स अ कमेटी टू बी कॉन्स्टिट्यूट इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट। अर्थात जो है चकबंदी समिति से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसको कि इस अधिनियम के अंतर्गत गठित किया गया है चकबंदी के कार्यों को प्रयोजनों को करने के लिए। सेक्शन 2B कंसोलिडेशन लेखपाल की बात करता है, लेखपाल को परिभाषित करता है, यानी कि सेक्शन 2B में कंसोलिडेशन लेखपाल को परिभाषित किया गया है और सेक्शन 2B कंसोलिडेशन लेखपाल को परिभाषित करते हुए कहता है कि कंसोलिडेशन लेखपाल मीन्स अ पर्सन appointed as such by the state government to perform the duties of a consolidation lekpal under this act or the rules made thereunder and shall for the purpose of consolidation। अर्थात कि चकबंदी लेखपाल से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है और वह कंसोलिडेशन लेखपाल यानी चकबंदी लेखपाल चकबंदी के समय जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए कार्यों को कर्तव्यों को पूरा करेगा अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत जो है जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनके अंतर्गत चकबंदी के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। I repeat again section 3 clause 2B consolidation lekpal means a person appointed as such by the state government to perform the duties of consolidation lekpal under this act on the rules made thereunder and shall in areas which consolidation operation include a lekpal appointed under the UP Land Revenue 1901। Section 3 subclause 2 subclause B चकबंदी लेखपाल को परिभाषित करते हुए कहता है कि चकबंदी लेखपाल से अभिप्राय ऐसे जो है पर्सन से है, ऐसे व्यक्ति से है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। किस लिए? चकबंदी से संबंधित कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा जैसा कि इस अधिनियम में चकबंदी से संबंधित रूल बनाए गए हैं जहाँ पे और ऐसे एरिया में जहाँ पे चकबंदी जो है की प्रक्रिया जो है होने वाली है वहाँ पे वो अपने कर्तव्यों को जो है पूरा करेगा, कर्तव्यों का पालन करेगा और इसके अंतर्गत ऐसे लेखपाल भी जो है सम्मिलित किए गए हैं जो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के तहत अपॉइंट किए गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट। और मैंने जो है बहुत प्रयास किया कि आपको जो है कुछ स्पेशल जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दे सकूं और मेरा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि मैं आपको अच्छे कंटेंट दूँ। क्योंकि मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बहुत मैं मतलब जो है हैबिचुअल नहीं हूँ, तो इसमें कुछ जो है मिस्टेक मुझसे हो सकते हैं और हुए भी होंगे मुझे पता है, लेकिन आप उसको इग्नोर जो है करते हुए मेरी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं और मेहनत करूँगी और मैं अच्छे से अपना वर्क करने की कोशिश करूँगी जिससे कि बहुत स्पेशल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और अंत में मैं आज के इस वीडियो को जो है समराइज करते हुए मैं बताती हूँ कि आज हमने जो है यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 के अंतर्गत सेक्शन 3 में सम्मिलित कुछ परिभाषाओं को देखा है
और यह वीडियो आगे हम लोग कल के लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और पुनः मैं एक बार फिर से आप सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को बहुत सारा थैंक यू देना चाहती हूँ कि आपने मेरे इस नए चैनल को इतने जल्दी इतना ढेर सारा प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और आप सभी लोगों के जो है कमेंट्स, आप लोगों के सजेशंस मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे अपने वर्क को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। थैंक यू so much once again to all of my viewers. Thank you so much, students.